नमस्कार दोस्तों, धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जीके के हम 15 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन है जो आपके लिए है। तो चलिए ये मोटिवेशन लाइन पढ़ लेते हैं हम कैसी है। तो आपको दिख रहा होगा कि वक्त आपका है, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चा चाहो तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। ये आपके ऊपर निर्भर है। आप सोच समझ के करना, जो काम करो करते हो, जो पढ़ते हो तो सोच समझ के पढ़ना, अपने समय को सही से उपयोग करना। और अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आ गया है कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया था। ये पीटीटी 2017 में पूछा गया है। तो हमारे सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हमारा अशासकीय संस्था ने, ऑप्शन बी है आर्य समाज ने, ऑप्शन सी है ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी है अन्य। तो इसमें आंसर होगा हमारा आर्य समाज ने। तो आर्य समाज के बारे में मैं कुछ डिटेल बता देता हूँ आपको। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आर्य समाज का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्य समाज का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो सत्यार्थ प्रकाश का नाम सुना होगा आपने, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। ये सबसे आर्य समाज का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विद्यांचल। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विद्यांचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ये भी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो विद्यांचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे नर्मदा, सिंधु, कोसी और गोदावरी। तो आपको पता ही होगा, मतलब विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियाँ हैं जो मतलब मध्य भारत में हैं। तो मध्य भारत में सिंधु नदी हो नहीं सकती, कोसी नदी हो नहीं सकती, गोदावरी है जो दक्षिण भारत में है। तो ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा, नर्मदा। और यहाँ अगर तापी ऑप्शन में होता ना तो तापी भी हो सकता था, ताप्ती नदी। ये भी मतलब विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं दोस्तों आपको सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला की कुछ फ़ोटो बताता हूँ, आप देखो इसको। मतलब कितनी अच्छी है ये पर्वतमाला, कितना मतलब हरियाली है और कितना सुंदर नज़ारा है, आप देखो ये। मतलब अभ्रंश घाटियाँ कहते हैं इन्हें। यहाँ से मतलब ये नर्मदा नदी और तापी नदी बहती हैं। इनकी गति कम होने के कारण ये मतलब डेल्टा नहीं बनाती हैं दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकी डिटेल है ये। सतपुड़ा पहाड़ी की पूरी डिटेल है कि मध्य भारत में है ये, और यहाँ से मतलब नर्मदा और तापी नदी का उद्गम होता है। ये क्वेश्चन पूरा पूरा मैंने स्लाइड में ले रखा है ये। और यहाँ मतलब पूछ ले कि मतलब सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है जो कि 1350 मीटर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। और बाकी ये अमरकंट और अमरकंट का पठार है जहाँ से नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम पूछ रहा है ये। तो कावेरी, गंडक, गोदावरी नदी या यमुना नदी? तो इन पर तो बाद में बनाई गई थी, गंडक नदी पर, यमुना नदी पर और कावेरी नदी पर। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस पर सबसे पहले यह परियोजना बनाई गई थी। तो दामोदर नदी पर कब परियोजना बनेगी? तो आपको पता ही होगा, 7 जुलाई। कब? 7 जुलाई, 7 जुलाई 1948। 7 जुलाई 1948, 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना अस्तित्व में आई थी, जो कि दामोदर नदी पर ही बनाई गई थी। तो इसके बारे में भी एडिशनल जानकारी आप देख सकते हो। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और दामोदर नदी, अब क्वेश्चन आ जाए कि दामोदर नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इस नदी के जल में मतलब एक महत्वाकांक्षी बिजली परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना चलाई गई, जो कि स्वतंत्र भारत की एक प्रथम परियोजना थी। इसकी लंबाई पूछे दोस्तों तो इसकी लंबाई है 592 किलोमीटर। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कुन्नर और बराकर है, जो कि इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चौथा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु एटॉमिक प्लांट मतलब परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया। ऑप्शन है हमारा तारापुर परमाणु संयंत्र, केटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनुकुलम परमाणु संयंत्र, और ऑप्शन डी है अन्य।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों होगा तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि यह भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है, जो 28 अक्टूबर कब 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर 1969 में स्थापित किया गया था। 28 अक्टूबर 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ है? तो तारापुर तो गांव का नाम है। क्या? तारापुर तो गांव का नाम है। जिले का नाम है इसमें, जिले का नाम है पालघर। जिले का क्या नाम है? पालघर जिले का नाम है। और राज्य तो आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र है, जो कि राज्य है। और इसके बारे में आपको सारणी बताता हूँ, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे साथ में, ये आपको मतलब पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। इसमें मतलब सारी इकाइयाँ हैं। एक साइड में तो आपको इकाई दिख रही होगी, ये इकाइयाँ हैं मतलब एटॉमिक प्लांट की। और दूसरा है प्रकार, और ये प्रकार है भी किस प्रकार का, इनकी श्रेणियों में है। और ये है क्षमता, मतलब कितनी मेगावाट की ये विद्युत उत्पादन करता है। और ये होता है आरंभ, यानी कि इसकी स्थापना या शुरुआत कब की गई थी। तो ये पूरी डिटेल है। इनमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, और हर एग्जाम में आता भी है इसका क्वेश्चन। हमारे राजस्थान का भी है रावतबाटा का, जिसमें 8 इकाइयाँ अभी तक स्थापित हो गई है। ये थोड़ा अपडेट दिया हुआ है, इसमें 7वीं और 8वीं इकाई भी रावतबाटा में स्थापित हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो इसकी मतलब ऑप्शन है हमारे गुरुमुखी लिपि, या ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, या हायरोग्लाइफिक्स लिपि। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारे ब्राह्मी लिपि। ये है अशोक की लिपि है, अशोक की शिलालेखों की लिपि है। अशोक के शिलालेखों की हम बात करें तो मतलब अभी तक अशोक के कितने शिलालेख मिले? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभी तक अशोक के कितने शिलालेख मिले हैं। तो अभी तक अशोक के 40 शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। और भी मतलब पुरातत्व विभाग हैं जो मतलब सर्च में लगा हुआ है कि और कितने मिलेंगे। 40 तो अभी तक मिल चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका एक लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन है असम, ओडिशा, बिहार या बंगाल। तो यह असम का एक लोकप्रिय उत्सव है, जो कि मतलब साल में 3 बार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है हमारे सामने। 7वां क्वेश्चन है, यह है 7वां क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ये कब कहा था? तो 6 जुलाई 1944। 6 जुलाई 1944 को रंगून, म्यांमार, रंगून जो कि म्यांमार में है, वहाँ पर एफएम रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि महात्मा गांधी मतलब अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं और सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने उसी दिन यानी कि 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है हमारे सामने। 8वां क्वेश्चन है, 7वां पूरा हो गया है। 8वां क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है मुंबई, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो आपको पता ही होगा कि यह लंदन, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। अब तारीख पूछ ले कि तारीख मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन की डेट क्या है? तो इसकी तारीख है 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के बीच में आयोजित किया गया था। और इसका कांग्रेस ने विरोध किया, तो इसको 19 जनवरी 1931 को समाप्त कर दिया गया था। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में किया गया था। और ये 1 दिसंबर 1931 को ही समाप्त हो गया था। अब तीसरा भी आ रहा होगा कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो तीसरा किया गया था 17 नवंबर 1932 में। 17 नवंबर 1932 के दिन यह आयोजित किया गया था। इसमें कुल सदस्य 46 थे। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कुल सदस्य कितने थे? तो 46 कुल सदस्य थे। कुल सदस्य कितने थे? 46। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इसी सम्मेलन का भी कांग्रेस ने विरोध किया था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है?
क्वेश्चन कितना अच्छा है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ये बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ऑप्शन है सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी है लोकमान्य तिलक जी। तो ऑप्शन में तो आप पहचान गए होंगे, इसका आंसर तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इनकी स्टेचू ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा आपने। इसकी लंबाई पूछ सकते हैं एग्जाम में पे कि स्टेचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 182 मीटर। अगर फीट में आ जाए तो ये 597 कितनी है, 597 फीट इसकी फीट में है ये, और ये मीटर में है। 597 फीट इसकी ऊंचाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी पे वापस क्वेश्चन आया है कि महात्मा गांधी जी को अधनगा फकीर किसने कहा था। क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी को अधनगा फकीर किसने कहा था। तो ये था ऑप्शन है हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या माउंटबेटन। तो इसका आंसर होगा चर्चिल। चर्चिल कौन था आपको पता ही होगा, ब्रिटेन के पूर्व पीएम थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका पूरा नाम था विंस्टन चर्चिल। इन्होंने महात्मा गांधी जी को अधनगा फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है कि पंजाब से है ये, कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे इतिहास में। तो ऑप्शन है कि ए है रजनीत सिंह, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु नानक, और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इसका करेक्ट आंसर लाला लाजपत राय जो है, ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत संघर्ष किया इन्होंने। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है हमारे साथ में। 12वां क्वेश्चन है कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना की जाती है। आपको पता ही होगा 2011 में जनगणना हुई थी, और अब 2011 में जनगणना हुई थी, वो कौन सी जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। और अब 2021 में जनगणना होगी, वो कौन सी है आप बताइए, वो कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2015 में जो जनगणना होगी वो कौन सी है। तो वो जनगणना है दोस्तों, कितने नंबर की है वो कुछ पता है। भारत की 2021 में जो जनगणना होगी वो कितने नंबर की है, तो 16वें नंबर की है। तो 16वीं जनगणना कब आयोजित की जाएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16वीं जनगणना किस ईयर को मतलब की जाएगी। तो 2021 को 16वीं जनगणना की जाएगी, और 15वीं जनगणना 2011 को हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काजीरंगा से, असम से है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। ऑप्शन है ओडिशा, महाराष्ट्र, असम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन असम हो जाएगा। आपको याद ही होगा काजीरंगा। अब ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ एक सींग वाला गेंडा, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ अभी कैसा होता है ये देखिए कितना मतलब अच्छा है। काजीरंगा मतलब प्रकृति का बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये आप देख सकते हो, एक सींग वाला गेंडा है, ये यहाँ का प्रसिद्ध है। ये अच्छा दिख गया होगा आपको, कहीं नज़र आ जाए तो देख लेना कि घूमने जाओ। तो काजीरंगा राष्ट्रीय मतलब पार्क है, नेशनल पार्क। इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मतलब भारत के असम राज्य में है ये। और जिला पूछ ले तो नगांव है, जो कि यहाँ का जिला है। और यहाँ मतलब एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है मतलब। और सो यूनेस्को में भी शामिल कर लिया इस पार्क को, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी इसको शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और इमेज है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, मतलब किसके लिए पूछ रहे हैं। तो ये ऑप्शन में ये गलत लिख के आ गया है। ऑप्शन ये है कि बाढ़ नियंत्रण से, दूध आयात से, या डेयरी विकास से। तो ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डेयरी विकास से। डेयरी विकास में क्या होता है, दूध का उत्पादन होता है। आपको पता ही होगा दूध का उत्पादन होता है। तो दूध का उत्पादन होता है, और दूध किससे बनता है, ब्लड से बनता है, और ब्लड से फ्लड। तो ये याद हो जाएगा ना कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो डेयरी विकास से संबंधित है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत की धान की खेती। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन में आपको देख रहा हूँ लाल मिट्टी है इसमें। ये मिट्टी भी उत्तम नहीं है, इनमें पैदावार तो की जा सकती है लेकिन ये उत्तम नहीं है। उत्तम कौन सी मिट्टी है,
लाल मिट्टी एक उत्तम मिट्टी मानी जाती है धान की फसल के लिए। इनमें पैदावार होता है लेकिन वो कम न के बराबर या कम होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आप हमारे हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और पहले वाली जीके की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।